Good morning everyone. My name is Suraj Rajawat and I am going to teach you spoken English. Oh, sorry, I made a mistake here. I am not only going to teach you spoken English, rather than I will make you speak. In this channel, you will daily get a video by which you can learn how to speak English. So it is my first video. So in this video, I am going to teach you basics of translation. The basics of translation means what is subject, what is object, what is verb. अगर आपको ये सारे बेसिक्स आते होंगे तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत आसानी होगी। ये एक हिंदी सेंटेंस हो गया, अब हमको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो अगर मैंने इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा अगले सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है जो सारे इक्वेशन में लग जाता है, उसी तरीके से हम इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर मतलब पोजिशनिंग, किस चीज की जगह किस जगह पे होगी। स्ट्रक्चर में अब क्या क्या चीजें आती है? स्ट्रक्चर में पहली चीज आएगी सब्जेक्ट, दूसरा आएगा वर्ब, तीसरा आएगा ऑब्जेक्ट और चौथा हेल्पिंग वर्ब। आइए हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं मैदान में खेल रहा हूं। मैं मैदान में खेल रहा हूं, तो हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में काम करेगा, जो भी पर्सन सेंटेंस में काम करेगा वह कहलाएगा सब्जेक्ट। मैं मैदान में खेल रहा हूं, इसमें कौन पर्सन काम कर रहा है? मैं। तो यहां पे मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसके बाद आता है सेकंड वर्ब। वर्ब क्या होता है सेंटेंस में? वर्ब। जिस तरीके से सेंटेंस में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसी तरीके से सेम सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। तीसरा यहां पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा रिमेनिंग पार्ट आता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट की तरह नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट बेसिकली दो ही चीज हो सकती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जगह के नाम को हम क्या कह सकते हैं? नाउन। दूसरा मैंने क्या बोला? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या शब्द होते हैं? प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन का हर एक सेंटेंस में से बार बार रिपीटेशन को हटा दे। जैसे मैं नाम लूं किसी का, राहुल सुबह 6 बजे उठता है, फिर राहुल खाना खाता है, फिर राहुल घूमने जाता है, तो हर सेंटेंस में राहुल 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 आ जाएगा। तो राहुल की जगह पे हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? वह। राहुल सुबह 6 बजे उठता है, वह खाना खाता है, वह घूमने जाता है। तो जो वह शब्द है वो नाउन की बार बार रिपीटेशन को रोक देता है, तो वह शब्द क्या कहलाएगा? यहाँ पे प्रोनाउन। तो हमने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट जो है वो तो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और वर्ब हमने समझा कि सेंटेंस में जो भी काम होगा वो वर्ब कहलाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में सेकंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी आता है वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है। मैं मैदान में खेल रहा हूं। ये लास्ट के हिंदी सेंटेंस के दो शब्द हमेशा आपको बताएंगे कि कौन से समय में काम हो रहा है। रहा है मतलब प्रेजेंट का काम। जैसे हर इंसान की लाइफ में 3 समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में क्या? जो बीत गया, एंड प्रेजेंट जो हो रहा है, एंड फ्यूचर जो होगा। तो इसके लास्ट में है आया, तो ये कौन सा टेंस है? कौन से टाइम की बात है? प्रेजेंट की। और रहा है तो मतलब काम कंटिन्यू है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा, इसका अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सारी चीजें आने वाले वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन दो शब्दों के बेसिस पे हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। ठीक है, अब यहाँ पे ही लगा है तो ही के साथ इज आएगा। ठीक है, और सेंटेंस में क्या आता है? आईएनजी। तो इसका अगर हम ट्रांसलेशन करने जाएंगे, मैं मैदान में खेल रहा हूं, मैदान में खेल रहा हूं, तो आई आया। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह, इंग्लिश में भी सेम अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर अब हिंदी के स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पहला शब्द जो भी काम कर रहा है वो तो पहली जगह पे आ जाएगा, लेकिन यहां से स्ट्रक्चर पूरा रिवर्स होने लग जाएगा। हमने अभी हिंदी का स्ट्रक्चर क्या बनाया था? सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, देन एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस या फॉर्म ऑफ टेंस। अब
इंग्लिश में इसी को हम अगर ट्रांसलेट करने जाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद पूरा हिंदी के एंड से रिवर्स होने लग जाएगा। मतलब हिंदी के एंड में जो फॉर्म ऑफ टेंस लिखा है, फॉर्म ऑफ टेंस की जगह पे हम इंग्लिश में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसको हम इंग्लिश में यूज करेंगे। तो लास्ट में क्या है, फॉर्म ऑफ टेंस। तो फॉर्म ऑफ टेंस को हम कहां ले आएंगे, पहले ले आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद उसके एंड ऑफ सेंटेंस के रिवर्स में क्या है वर्ब, वर्ब से पहले क्या है ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश का स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये सेंटेंस कैसा था, मैं मैदान में खेल रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें नहीं, नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते, नहीं या कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता, वो सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम जितने भी टेंस पढ़ेंगे उन सबके 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रो प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने बता दिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर आता है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो अभी दोनों स्ट्रक्चर बनाए हमने, दोनों स्ट्रक्चर किससे शुरू हुए, सब्जेक्ट से। जहां सेंटेंस में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, प्रश्न पूछना होगा सामने वाले से, तो हमेशा प्रश्न से शुरू होगा। इंग्लिश में हमेशा सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और सेम अगर इंट्रो प्लस नेगेटिव में जाएंगे हम, तो इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ, शायद आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। आने वाली वीडियोस में आई विल टीच यू द ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द टेंसेस एंड द मॉडल्स टू। सो इफ you want to learn English, please subscribe this channel.